इंडिया के बहुत सारे पुरुष मिडिल एज टू अर्ली ओल्ड एज खुश भी है परेशान भी, क्योंकि समय राना के दिए हुए चैलेंज के बाद बहुत सारे यंग लड़के जेंजी यूथ पिताजी के पास जाके कह रहे आई लव यू पापा। और बहुत बहुत लड़कों ने तो पहली बार ये ज़िंदगी में एक्सप्रेस किया है अपने पिताजी को। मैं एज ए डॉक्टर जो कई बार यही पुरुषों को ट्रीट करता हूँ, आपको एक और लेट्स से फॉलोअप चैलेंज देने आया हो कि उनको आपने एक्सप्रेस किया। सो ग्रेटफुल टू समय रायना, सच अ गुड स्टेप। एक सेकंड स्टेप लेके उनकी परेशानियां समझ के उनको हेल्प करते हैं। उनसे पूछते हैं कि पापा रात को सोने में कोई परेशानी तो नहीं होती, यूरिन करते समय कोई परेशानी तो नहीं होती। अब क्यों हम पेशाब करने या सोने की ही बात कर रहे हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि आज हम कैसे मेल पुरुषों की एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग यूरिनरी सिम्टम्स और नींद से उठने की दिक्कत आती है। और ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि 50 की उम्र के ऊपर 50% लोगों को ये होती है और 80 के ऊपर 90% लोगों को ये होती है। इस कंडीशन को कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब केवल इतना है कि जो गदूद या प्रोस्टेट है, जो पेशाब की थैली के नीचे होता है पुरुषों में, वो उम्र के साथ बढ़ चुका है। और डरो मत, ये कैंसर नहीं है, ये उम्र के साथ एक हार्मोनल चेंज और एजिंग प्रोसेस है जिस वजह से पेशाब में दिक्कतें आ रही हैं। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, एक यूरोलॉजिस्ट नहीं, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और हम डिटेल में आज बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और उसके कुछ आधुनिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है और इलाज बिना किसी ब्लेड, टाके या स्कार के हो सकता है, बिना पैंट उतारे भी। होता क्या है ये प्रोस्टेट ग्लैंड? फॉर दोस्त जेंजी या यूथ जिन्हें पता ही नहीं है कि प्रोस्टेट होता क्या है, इसे कहते हैं पुरुषों का वॉलनट या अखरोट। जी हाँ, हमारे पेशाब की थैली के नीचे एक छोटा सा अखरोट साइज का ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की नली को, पेशाब की थैली से जो नली निकलती है पेनिस की तरफ, उसको घेर के बैठती है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। और इसका काम है यूरिन पैसेज तो अलाउ ही करना अपने बीच में से यूरेथ्रा पाइप से, लेकिन इसका मेन काम है सीमेन के लिए फ्लूइड कंट्रीब्यूट करना। जी हाँ, स्पर्म बनता है टेस्टिस में और वहाँ से आता है, लेकिन वो जो वाइट सिक्रीशन है जो आपके सीमेन में डिस्चार्ज होता है, वो पूरा ऑलमोस्ट प्रोस्टेट से बनता है। तो इसका मतलब इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत काम है। लेकिन ये पुरुष का वो ऑर्गन है जो उम्र के साथ ग्रो होना कभी नहीं रुकता, और यही एक प्रॉब्लम है जो आगे जाके एक उम्र के बाद काफ़ी दिक्कतें दे सकती है। क्योंकि एक स्टेज के बाद जब वो ग्रो हो जाए, वो बीच में जो पेशाब की पाइप यूरेथ्रा चल रहा है उसको क्रश करने लगता है, ब्लॉक करने लगता है, जिससे यूरिन में बहुत दिक्कतें आती है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है, यानी कि इसके वजह से दिक्कतें क्या क्या आती है जो एक पुरुष फेस करता है एक एज के बाद, जो आपको पूछनी है अपने पिताजी से, ताकि वो रिवील करे कि हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहला प्रॉब्लम, जब यूरिन आए, बहुत अर्जेंसी या स्ट्रॉन्ग नीड फील होती है कि वॉशरूम भागूं नहीं तो निकल जाएगा पैंट में ही। हाँ, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जो बहुत पुरुष फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोस्टेट इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है। सेकेंड, एक बार यूरिन करने चले गए तो स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी कभी मूवी थिएटर के बाद वॉशरूम में, या प्लेन के बाद, या प्लेन्स में वो पुरुष खड़ा है, पीछे लाइन लग गई है, सब बेचैन हो रहे हैं, लेकिन इनको शुरू भी नहीं हो रहा है यूरिन। और इसलिए ये कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। शुरू करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, पर ठीक से फिर भी पेशाब शुरू नहीं हो रहा है और बहुत टाइम लगता है यूरिन करने के लिए। एक बार शुरू हो जाए, धार बहुत ही वीक होती है, बिल्कुल जवानी जैसी नहीं, और कभी कभी तो रुकती है स्टार्ट होती है, रुकती है स्टार्ट होती है। बहुत बार ऐसा होता है। पेशाब खत्म हो गया उसके बाद भी फील होता है कि खाली नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। एंड फाइनली, क्योंकि पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है, धार वीक है, पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार जाना पड़ता है। दिन में तो फिर भी टॉलरेबल है, कभी कभी वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, मीटिंग्स में नहीं बैठ पाते, इस डर से कि मुझे बार बार एक्सक्यूज़ लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, या ट्रैवल करेंगे तो कैसे रोकेंगे बार बार गाड़ी। लेकिन नाइट टाइम फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोई कोई पुरुष दिन रात को 3 बार 4 बार उठते हैं। और आप सोचते हो क्यों ये इस उम्र में क्रैंकी हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं है, हर 1 डेढ़ घंटे में नींद डिस्टर्ब हुई है। अब नींद आना शुरू होती है और तुरंत डिस्टर्ब। अब कई लोग प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवा के साइज़ देखते रहते हैं कि अरे मेरा साइज़ तो 30 है, उसका 80 है। साइज़ का लक्षण या सिम्टम्स के इंटेंसिटी से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका 120 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया है, 4 गुना बड़ा नॉर्मल से, और बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसे पुरुष देखे जिनका 40 ग्राम का प्रोस्टेट है और इतने परेशान हैं क्योंकि रात को 6 बार उठना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारा और भी फैक्टर्स है, सिर्फ साइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, साइज़ कुछ मायने रखता है। कारण या रिस्क फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से ये होता है? वेल,
पूरी तरह मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि मेडिकल साइंस समझ चुकी है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ, जो हमें पता है कारण, एक है एजिंग। एक उम्र के साथ-साथ प्रोस्टेट नेचुरली बढ़ता है, तो ये एक एजिंग प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट भी है। सेकंड बिगेस्ट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन की कमी, एस्ट्रोजन या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ना, कुछ एंजाइम्स की वजह से। ये मोस्ट पोस्टुलेटेड और बिगेस्ट रीज़न है इसका। फैमिली हिस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, अगर आपके पिताजी को था, बड़े भाई को था, चांसेस है आपको होगा। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी एक रिवर्सिबल कारण है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। हम अपनी उम्र, अपनी जेनेटिक्स, अपने हार्मोन्स पे नहीं वर्क कर सकते कुछ हद तक, पर अगर ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टाइप 2 डायबिटीज़, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं जो लिंक किए गए और इन पे हम ज़रूर वर्क कर सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज द्वारा। अब हम गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी जांच कैसे कराएं, क्या करें। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है, आपको जाना है एक यूरोलॉजिस्ट या एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास। तो सबसे पहले जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, वो आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे और एक IPSS स्कोर, एक इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर के लिए 8 प्रश्न पूछेंगे, जो आप रिप्लाई करोगे और देखेंगे कि कितनी गंभीर है ये समस्या। फिर एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे बहुत से केसेस में, देखने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज और टेक्सचर कैसा है। कुछ यूरिन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे जैसे सीरम PSA लेवल्स, जो हमें बताएगा कि हाँ कैंसर तो नहीं है, BPH ही लग रहा है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड फाइनली एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और यूरोफ्लोमेट्री कराएंगे। सोनोग्राफी पे हमें पता चलेगा गदूद कितना बड़ा है, पेशाब करने के बाद यूरिन बच तो नहीं रहा है, इसलिए बार बार तो नहीं जाना पड़ रहा है। यूरोफ्लोमेट्री में एक पैन में पेशाब कराएंगे जिसमें प्रेशर सेंसर्स है, जिससे हम आपका यूरिन ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअली कितना वीक स्ट्रीम है। ये सारे टेस्ट के बाद हमें ऑलमोस्ट वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। अब शॉर्ट में देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। वेल, अगर सिम्टम्स बहुत ही कम है या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, सिम्टम्स ही नहीं है, तो कंजर्वेटिव, सिर्फ वॉचफुल वेटिंग करेंगे, सिर्फ सर्वेलेंस पे रखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सिम्टम्स पे ट्रैक रखेंगे। अगर थोड़े से सिम्टम्स स्टार्ट हुए, माइल्ड है, प्रोस्टेट भी बहुत बड़ा नहीं है, तो मेडिकेशन सिंपल आती है, कुछ अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। फर्स्ट मेडिसिन आपके स्मूथ मसल्स जो प्रोस्टेट के अराउंड है उसे रिलैक्स कर देती है। सेकंड मेडिसिन एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस करके, एंजाइमेटिक चेंजेस करके प्रोस्टेट को श्रिंक होने में थोड़ी सी हेल्प करती है लंबे समय के ऊपर। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इनके साइड इफेक्ट्स हैं, बट येस, अर्ली स्टेजेस में ये बहुत है। लेकिन अगर प्रोस्टेट बहुत बढ़ जाए, दिक्कतें बढ़ रही है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रीम पुअर है, रातों को उठना पड़ रहा है, रिटेंशन तक बात आने वाली है, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी TURP है, जिसमें पेशाब के रास्ते जाके दूरबीन से प्रोस्टेट को छील दिया जाता है, स्पेशली सेंट्रल पार्ट, ताकि पेशाब का रास्ता पूरा खुल जाए और आराम से यूरिन का फ्लो बढ़ जाए। TURP में कुछ प्रॉब्लम्स आज भी हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में स्पिंक्टर प्रॉब्लम, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स, क्योंकि पेशाब के रास्ते सारा प्रोसीजर हो रहा है, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी। सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट होता है, शायद एक एज के बाद कुछ मेल्स को उससे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन 50s 60s ऐसी एज नहीं है जहाँ सेक्सुअल फंक्शन लूज करना चाहेगा एक पुरुष। सो इसलिए बहुत मिनिमली इन्वेजिव दूरबीन द्वारा ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जिससे ये सेम प्रोसीजर बिना प्रोस्टेट छीले हो पाए। लेज़र या होलेप होल्मियम लेज़र उसमें टॉप करता है। बहुत सारे नए आधुनिक टेक्निक्स आए हैं जैसे यूरोलिफ्ट, मिस्ट, रेजम, एंड ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। हर महीने या हर 6 महीने में एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। लेकिन मैं आज बात करने आया हूँ एक टेक्निक जो यूरोलॉजिस्ट करते ही नहीं और जो इन सब का किंग है, सबसे मिनिमली इन्वेजिव है, और इसका नाम है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि कैसे एंजियोग्राफी से एक कार्डियोलॉजिस्ट अगर हथेली से या थाई से तार ले जाए और बंद नस को खोले, ब्लॉक नस को, तो उसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। लेकिन सेम टेक्निक अगर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक नस को जाके बंद कर दे जो खुली हुई है, उसको कहते हैं एम्बोलाइजेशन। और यही चीज़ अगर हम प्रोस्टेट की खून की नसें जो सप्लाई कर रही है उनमें जाके करें, प्रोस्टेट की नसों को बंद कर दे पार्टिकल्स या गोंद द्वारा, तो साधारण भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब ये इतनी सिंपल टेक्निक है कि आपके पिताजी एडमिट होंगे सुबह 7 बजे, 10 बजे हम उनकी हथेली या थाई से एक छोटी सी तार लेके जाएंगे उदाहरणार्थ, और एक्सरे विजन में देख के, फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए लाइव वो तार को प्रोस्टेट की नसों में ले जाएंगे। एंजियोग्राफी पे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम नसें बंद करेंगे वो प्रोस्टेट का फ्लो बंद कर रही है, आजू बाजू नुकसान नहीं है, वो नसों को बंद कर देंगे पार्टिकल्स या ग्लू द्वारा। और एक बार बंद कर देंगे, प्रोस्टेट के मेजर ग्लैंड्स जो सूज गए हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से, वो डेड हो जाएंगे और समय के साथ धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। बिटवीन 2 to 8 आवर्स में हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। तो रिकैप, हमने बात की कैसे प्रोस्टेट उम्र के साथ एनलार्ज होता है, पर ये कैंसर नहीं है, दिक्कतें देता है यूरिन की स्ट्रीम कम करके। 90% लोगों को अफेक्ट कर सकता है 80 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद 50 लोगों को। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वीक स्ट्रीम, रातों को उठना, ब्लैडर एम्प्टी ना होना, अर्जेंसी, ये सारी दिक्कतें हैं।
एज, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो रिवर्सिबल होते हैं लास्ट पार्ट, ये कुछ उसके कारण हैं। डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल टेस्ट और जांचों से किया जा सकता है, मेडिकेशन से लेकर सर्जरी तक। लेकिन आज मिनिमली इन्वेजिव इलाज प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन ये हमने एक्सप्लोर किया, जिसके लिए आप एंड स्क्रीन पे वापस ये वीडियोस देख के अपने दोस्तों से या अपने दोस्तों के पिताजी से ये ज़रूर शेयर करें, जिसमें आपके पिताजी और वो भी आपको बहुत दुआ देंगे। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन मेनली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ना भूलें, क्योंकि प्रोस्टेट पे हर महीने बात करेंगे। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।